press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my class राजू सुमता क्लासेस। हम अभी तक पिछले जितना भी क्लासेस लिए हो सेमेस्टर 2 तक पढ़ा रहे थे। सेमेस्टर 3 को हम टच नहीं किए थे, तो आज सेमेस्टर 3 को स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेमेस्टर 3 में सबसे जो अहम सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, आज उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो सैलरी। देखिए वो बच्चे जो अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, कब होगा कोई भरोसा भी नहीं है। तो हम लोग क्या किए, आप अपने यहाँ जो हम पढ़ाते हैं हम तो अपने सेमेस्टर 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, तो हम अपने बच्चों को सेमेस्टर 3 का स्टार्ट कर दिए। जो बच्चे हमको ऑनलाइन देखते हैं सेमेस्टर 2 के, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन हमको सेमेस्टर 3 भी देखिए और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर हमको आप ध्यान दीजिएगा इस सब्जेक्ट में, खास करके इनकम टैक्स में, तो आप लोगों को किसी तरह कोई ट्यूशन का आवश्यकता ही नहीं होगा। हम सारा चीज़ ऑनलाइन आप लोग यहाँ पढ़ा देंगे। टोटल A to Z जितना होता है, छोटा से छोटा कैलकुलेशन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, हम लोग सब इसी बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन आप लोगों को सारा टोटल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जितना भी चाहिए, ठीक है। और जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो सैलरी, हम लोग जो बुक यूज़ करेंगे वो होगा HC मेहरोत्रा, जो कि सबसे अच्छा बुक है, HC मेहरोत्रा एंड SP गोयल। इसी बुक को आप लोगों को फॉलो करना है। ये सबसे अच्छा बुक होता है इनकम टैक्स का हमारे यहाँ के लिए, कई यूनिवर्सिटी में भी यही बुक चलता है। तो आज हम लोग जो चालू करेंगे हो गया इनकम टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सैलरी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस जब ये कोई भी इनकम टैक्स चालू करेंगे, सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसमें ईयर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो ईयर जिसका हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, गत वर्ष जिस वर्ष का हम लोग इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हो गया प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आके हम करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे मानिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, जैसे मानिए हमें लिखते हैं 1/4/19 to 31/3/2020, इसका हमको इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर जिसका हम टैक्स निकालेंगे, ठीक है। और मानिए किस ईयर में निकालेंगे, ये निकालेंगे 2020 और 2021 में, तो इसको बोलेंगे हम लोग असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। तो जिस वर्ष का हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हो गया प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आके हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो देखिए हम लोग ये समझ गए हैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है। अब हम लोग समझेंगे एसएससी, करदाता। करदाता कौन होता है, जिसको टैक्स देना पड़ता है, हु इज़ लायबल फॉर पेइंग टैक्स कॉल्ड एज एसएससी, जिसको हम लोग को टैक्स देना पड़ता, जिसको जो आदमी को टैक्स देना पड़ता है, जो टैक्स देने का लायबल है, उसको बोलते हैं एसएससी। तो एसएससी को हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में जब इस चैप्टर पढ़ाते हैं हम लोग, उसमें 3 भाग में बांटते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फार्म, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा होता है कंपनी। इस तरह से बांटते हैं। तो हम लोग अभी जो काम चलेगा वो इंडिविजुअल्स पे चलेगा, व्यक्ति पे। तो देखिए हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सैलरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 implied on 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स एक्ट कब बना था, अब वो 1961 में लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 में। इस नियम के अनुसार इनकम का हम कितना हेड बता रहे हैं, 5 हेड। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हेड हम लोग अभी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दूसरा हेड हो गया। तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हो गया कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ, है ना। और पांचवा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इनकम का 5 हेड होता है। कितना हेड होता है, 5 हेड। पहला हेड क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी,
वो व्यक्ति जो लोग नौकरी के माध्यम से अपना जीविका उपार्जन करता है, कमाता है, उसको रखा गया इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रुप में, ठीक है। दूसरा ग्रुप हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत आदमी को क्या है, मकान किराए पे लगाता है, किराए पे लगा कर अपना काम चलाता है, तो वो आदमी जिसका इनकम का जरिया मकान का किराया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस आप लोग खूब जानते हैं, दुकानदारी जो चलता देखते हो बिजनेस है। और प्रोफेशन क्या होता है, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन के आधार पर जो काम हम करते हैं इसको और अर्निंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। तो जैसे प्रोफेशनल कौन होता है, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल। तो लोग को इनकम कौन लगते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। चौथा होता है कैपिटल गेन। किसी भी तरह का संपत्ति जो कैपिटल एसेट्स हो, कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल गेन में रखते हैं। ये भी एक इनकम का जरिया है। ये चारों इनकम छोड़ के आप किसी और भी तरह का इनकम करते हैं, जैसे इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, सूद से, या कहीं से आपको रॉयल्टी आता होगा हो, या कहीं से आपको लॉटरी का पैसा मिल गया हो, कहीं से आप जुआ सट्टा खेल ली वहाँ से पैसा आ गया हो। तो इस तरह का जितना भी इनकम्स है वो सारे इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से शो करते हैं। तभी हम आप लोगों को क्या समझाएं कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम का 5 हेड होता है। किसके हिसाब से, इनकम टैक्स के नज़रिया से। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है कैपिटल गेन, एंड पांचवा जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पहला हेड होगा, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जो हम आज हेड पढ़ेंगे वो मेरा पहला हेड है, उस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम आज वही हेड डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए उसको लिखते हैं। हमारा हेड आज पढ़ाना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये मेरा आज हेड है ना। इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस बार भी रहेगा। और देखिए इनकम टैक्स सिर्फ बीकॉम में नहीं, अब जहाँ तक जाइएगा वहाँ आपको इनकम टैक्स नजर आएगा। चाहे सीए में जाइए, ICW में जाइए, CS में जाइए, कहीं भी पढ़िए इनकम टैक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का 5 हेड को जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम या कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले 5 हेड हमको जानना जरूरी है। तो चलिए सैलरी में क्या होता है, देखिए सैलरी मीन्स, सैलरी में क्या क्या आता है। सैलरी मीन्स बेसिक पे, मूल वेतन, प्लस डियरनेस पे, महंगाई वेतन, प्लस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, प्लस बोनस, प्लस कमीशन। ये सारा सैलरी का एलिमेंट्स है। प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज, आगे हम लोग अलाउंसेज भी पढ़ाएंगे, भत्ते क्या होता है वो भी हम लोग बताएंगे हम। प्लस ऑल टैक्सेबल परक्विजिट्स और एमिनिटीज़। देखिए परक्विजिट मतलब क्या होगा, सुविधा, ठीक है। आपको कैश नहीं मिलेगा, उसके बदले में सुविधा मिल जाता है। जैसे रहने के लिए मकान फ्री में मिल गया कंपनी से, या चढ़ने के लिए गाड़ी मिल गया। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं परक्विजिट्स या एमिनिटीज़। इसका भी एक बाजार का वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग लेंगे यहाँ पर परक्विजिट्स बोलकर, ठीक है। तो चलिए सैलरी मतलब क्या समझाएं, बेसिक, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस ऑल टैक्सेबल परक्विजिट्स और एमिनिटीज़, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए जब हम लोग सैलरी पढ़ने जाएंगे तो सैलरी में क्या करेंगे, बेनिफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेनिफिट। तो बेनिफिट का हम लोग क्या करेंगे, 2 हिस्सा में बांट देंगे, ठीक है। एक करेंगे बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, और एक होगा बेनिफिट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, इसको पढ़ेंगे। रिटायरमेंट है ना, इस स्टेप पे चलेंगे। तो देखिए इसमें हमको 4 चीज़ कितना चीज़ पढ़ना है। जैसे एक पढ़ना है ग्रेच्युइटी, आज हम यहीं से शुरू करेंगे। सेकंड पढ़ना होगा आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जो लोग नया नया सुनिएगा थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा हो गया एनकैशमेंट ऑफ अनलिव्ड सैलरी, एनकैशमेंट ऑफ अनलिव्ड सैलरी। और चौथा पढ़ेंगे रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, रिट्रेंचमेंट
कॉम्पेंसेशन। अब आप लोग बोलिएगा सर रिट्रेचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या है, तो ये हो गया क्षतिपूर्ति। देखिए ये चारों चीज़ आपको हमको पढ़ना होगा अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये क्या है, देखिए इसमें पढ़ना होगा, मतलब इसका टैक्स स्टेटमेंट पढ़ना होगा कि इनकम टैक्स के नज़रिया में कितना इस पर किस पोर्शन में टैक्स लगता है, किस पोर्शन में टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले जो पढ़ाएंगे वह ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी मतलब होता है अनुदान। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ग्रेच्युटी, ठीक है। ये हो गया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, ये इसका हो गया सेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 आपको क्या डिस्कस करता है, ग्रेच्युटी। तो चलिए जब ग्रेच्युटी पढ़ेंगे तो ग्रेच्युटी की मतलब भी जानना होगा। ग्रेच्युटी मतलब होता है अनुदान। अनुदान क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी आदमी कब रिटायर करता है, आफ्टर 60 ईयर्स 62 ईयर्स या 65 ईयर रिटायर कर जाता है। तो जो आदमी रिटायर कर जाता है उसके पास फिर इतना कैपेसिटी नहीं होता है, इतना कैपेबल नहीं होता है, या इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि कहीं और जॉब कर सके, अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए क्या होता है, ये गवर्नमेंट के ही तरफ से रूल है कि रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त कुछ पैसा उसको अनुदान के स्वरूप दिया जाए। ग्रेच्युटी का मतलब अनुदान है, ताकि उसका जीवन यापन हो सके। तो वो ग्रेच्युटी कहाँ तक करमुक्त है, कहाँ तक करमुक्त नहीं है। तो सबसे पहले एकदम ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर पॉइंट में हम लिख देंगे इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई gratuity is exempted from tax. Gratuity is exempted फ्रॉम टैक्स। ग्रेच्युटी क्या होता है, कर मुक्त होता है। किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलता है वो ग्रेच्युटी से कर से मुक्त होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तो झमेला खत्म हो गया कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी क्या होता है, कर मुक्त होता है। चलिए थोड़ा सा हम बता दें पहले एम्प्लॉय कितना तरह का होता है ना। देखिए एम्प्लॉय को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एम्प्लॉय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार कर्मचारी। दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अर्ध सरकारी कर्मचारी। और तीसरा होता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हम लोग कौ भाग में बांट दिए, 3 भाग में, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर दोनों। एम्प्लॉयर मतलब मालिक नियोक्ता, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। तो हमको यहाँ कर्मचारी का सैलरी देखना है, तो एम्प्लॉय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। राज्य सरकार या केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का क्या है, जैसे CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, ये सब सेंट्रल एम्प्लॉय हो गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, झारखंड वाटर सप्लाई बोर्ड, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये सब स्टेट का है, जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तीसरा आता है आपको, दूसरा आता है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेमी गवर्नमेंट क्या हो गया, अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी क्या है, जैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ठीक है, आपको बैंक्स हो गया, ये लोग क्या है, सेमी गवर्नमेंट है। और तीसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, जो आपको निजी क्षेत्र का है, जैसे रिलायंस हो गया, गोदरेज हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निजी क्षेत्र का एम्प्लॉय, या टाटा हो गया। तो एम्प्लॉय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो इसी हिसाब से हम क्या बोले कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, अगर उसको ग्रेच्युटी मिलता है तो टैक्स से फ्री होता है। और सेकेंड, फॉर अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय लोग को लिए क्या होगा, जो लोग आपको अर्ध सरकारी या प्राइवेट में है, उन लोगों के लिए क्या होगा। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट, 2 रूल बनाया है। एक बताया है व्हेन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। और एक होता है एम्प्लॉइज डज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972।
वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ना आता हो। तो ग्रेच्युटी के संदर्भ में हम क्या बताएं कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट तो टैक्स से फ्री हो गया। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या है कि व्हेन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है तो उसका रेगुलेशन अलग है। वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता है तो उसके लिए नियम अलग है। तो चलिए हम लोग अब नियम को लिखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट। पहले लिखेंगे एम्प्लॉइज नंबर 1, जैसे पढ़ेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972। वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता हो, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, इसको क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट में सब सेक्शन 10। तो क्या लिखे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक आपको कर मुक्त होगा। तो निम्न में क्या क्या है, पहला हो गया मैक्सिमम लिमिट, कहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हो गया ग्रेच्युटी रिसीव्ड, आपको कितना ग्रेच्युटी मिला, ये अमाउंट दिया जाएगा क्वेश्चन में। और तीसरा ग्रेच्युटी रिसीवेबल, आपको ये निकालना पड़ेगा ग्रेच्युटी रिसीवेबल क्या है, कितना मिलना चाहिए, ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट एकदम माथा में ठान के बैठा लीजिए कि ग्रेच्युटी का मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट हो गया 20 लाख, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। दूसरा हो गया ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना ग्रेच्युटी मिला। और तीसरा ग्रेच्युटी रिसीवेबल, कितना मिलना चाहिए था या मिलने वाला है। तो ग्रेच्युटी रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ग्रेच्युटी रिसीवेबल हम लोग निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके। क्या फॉर्मूला है, 15 डेज इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बाय 26। क्या लिख दिए, 15 डेज इंटू सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। 26 कैसे दोहराता है, जैसे साल में महीना में 4 को संडे होता है तो 30 से 4 हटा दिए, कितना दिन हो गया, 26 दिन। आप सबसे पहले देखिए सैलरी फॉर दिस पर्पस, सैलरी फॉर दिस पर्पस, सैलरी में आप क्या लीजिएगा, क्या क्या लेना होगा, बेसिक पे, क्या लेंगे, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, दैट इज डीए, क्या बोलेंगे, बेसिक पे प्लस डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। और कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मीन, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मीन नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स। तो सर ये क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स। तो जैसे मानिए किसी संस्था में हम काम किए 33 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, ऐसा हम काम किए, कितना बोले, 33 साल 7 महीना नौकरी के उपरांत हम रिटायर कर गए, तो टोटल कितना मान लेंगे यहाँ पर हम लोग 34 ईयर्स, कितना मान लेंगे, 34 साल। और मानिए ऐसा लिखा हुआ है 33 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, तो कितना ले लेंगे, 33 ईयर्स। आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 33 ईयर्स एंड 7 मंथ। तो इसको क्या करेंगे, 6 महीना या 6 महीने से ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 34 ईयर्स। अगर 33 ईयर्स एंड 5 मंथ लिखा है तो मंथ को छोड़ देंगे, सिर्फ कितना लेंगे, 33 ईयर्स। ये हम क्या बताएं आप लोग को, एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट। अब हम क्या बताएंगे, एम्प्लॉइज डज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ना आता हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी नियम लिखेंगे, लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। देखिए निम्न में से जो होगा वो कर मुक्त होगा। ये किसके लिए नियम लिख रहा है, वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत ना आता हो।
तो इसका भी क्या है, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना लेंगे, 20 लाख जो दिया हुआ है गवर्नमेंट हिसाब से, है ना। सेकेंड होता है ग्रेच्युइटी रिसीव्ड, कितना ग्रेच्युइटी मिला। और तीसरा हो गया ग्रेच्युइटी रिसीवेबल, कितना मिलना चाहिए, ग्रेच्युइटी रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए। तो ये तो मैक्सिमम लिमिट तो फिक्स है 20 लाख। ग्रेच्युइटी रिसीव क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको निकालना होगा ग्रेच्युइटी रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए। तो बोले सर आप जो यहाँ लिखे यहाँ भी तो वही चीज़ लिख दिए, सेम सेम है, देखिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। अंतर किस जगह में है, इस जगह में ग्रेच्युइटी रिसीवेबल निकालने में। ग्रेच्युइटी रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ग्रेच्युइटी रिसीवेबल निकालने के लिए आपको करना होगा हाफ इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या लिखे, देखिए इसमें लिखे थे 15 डेज इंटू सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। यहाँ हम क्या लिखे, ग्रेच्युइटी रिसीवेबल हाफ इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ सैलरी मीन्स, यहाँ सैलरी मतलब क्या लेंगे, बेसिक पे ओनली। क्या लेंगे, बेसिक पे ओनली, ठीक है। देखिए डियरनेस अलाउंस या डीए, डियरनेस अलाउंस ओनली टेकन व्हेन इट्स गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये शब्द अगर लिखा हुआ है कि डियरनेस अलाउंस गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा, हम इस लाइन को वो ध्यान रखिएगा, आगे बार बार कुछ आएगा, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये शब्द लिखा हुआ है तभी डीए को यहाँ पर जोड़ना है, डियरनेस अलाउंस को, नहीं तो नहीं जोड़ना है। और एक जोड़ा था फिक्स्ड कमीशन, तो उसका भी काम नहीं है ना। तो हम लोग क्या जाने, सैलरी मीन सिर्फ बेसिक लेना है और डीए को उसी कंडीशन में लेना है जब ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया रहेगा, अदरवाइज नहीं लेना है। और देखिए कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मीन क्या हो गया यहाँ पर, कंप्लीटेड years of service means actual number of working years. Working years, months are not considered. Months are not considered. month को लेना ही नहीं है ना। बोले सर ये कैसे होगा, जैसे मान हम लिखते 33 years एंड 11 मंथ्स, कितना लिखे 33 ईयर्स है 11 मंथ्स, तो इसमें हम लोग सिर्फ लेंगे 33 ईयर्स, 11 मंथ को कंसीडर नहीं करें। जैसे यहाँ पर 33 ईयर्स एंड 7 मंथ लिखे, 34 साल कर लिए, यहाँ ऐसा नहीं होगा, जितना ईयर दिया रहेगा उसी को लेना है, मंथ को कंसीडर करना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को 2 नियम आज लिखे, आज क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तब तक आप लोग से है कि जो लोग सेमेस्टर 3 में आ गए हैं या पढ़ेंगे या सेमेस्टर 3 पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ बनना चाहते हैं, वो लोग एक बुक का व्यवस्था कर लीजिए, दैट इज़ एचसी मल्होत्रा का 2021-22 का असेसमेंट का बुक ले लीजिए, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स में दिक्कत नहीं होगा। ये सब्जेक्ट बहुत आराम से आप लोग हम पढ़ाएंगे, टाइम हाथ में मिल गया। जैसे कि सेमेस्टर 2 में हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, या हम अपना चैनल बहुत लेट से चालू किए थे इसलिए हौच-पौच हो रहा था। अब हम मोटा मोटी एक जगह में आ गए, तो ये सेमेस्टर 3 का हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो नए हैं, जो मेरे चैनल के साथ जो नया देख रहे हैं, वो लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस संस्था का सदस्य बनिए, मेरा चैनल का सदस्य बनिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।